नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। आज खबरें अब तक में बात होगी केदारनाथ में बेलगाम हवा में उड़ते मौत के ताबूतों की, पीएम मोदी के साइप्रस दौरे की और ईरान इजराइल युद्ध से भारत को होने वाले नुकसान की। इन तमाम मुद्दों पर होगी बात विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। ईरान से आर्मेनिया के रास्ते लौटेंगे भारतीय छात्र, इजराइल से टकराव के बीच 1500 स्टूडेंट्स फंसे। राजा सोनम का एक और वीडियो आया सामने, शिलांग पुलिस ने सोनम के भाई को बुलाया। साइप्रस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, अब तक 21 देश कर चुके हैं सम्मानित। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री, यूपी में बिजली गिरने से 48 घंटे में 34 की मौत, बरेली में हाईवे डूबा। जनगणना का नोटिफिकेशन जारी, पहला फेज अक्टूबर 2026 से 4 राज्यों में, बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से। गुरुग्राम में वांटेड डॉक्टर डेथ का साथी गिरफ्तार किया गया। अमृतसर की इन्फ्लुएंसर दीपिका को मिली पुलिस सुरक्षा, घर के बाहर मौजूद रहेंगे पुलिसकर्मी। जयपुर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ से पहले प्लेन में आई खराबी, एयरबस का विमान रनवे से एप्रन में लौटा। बेंगलुरु में रैपिडो ड्राइवर ने महिला को थप्पड़ मारा, लापरवाही से गाड़ी चलाने पर बहस हुई थी। 2 दिन की गिरावट के बाद बाजार में लौटा भरोसा, सेंसेक्स 677 अंक उछला, निफ्टी 24,900 के पार। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश से लोग उबर भी नहीं पाए थे कि केदारनाथ से एक और हादसे की खबर आई है। 15 जून की सुबह आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर उड़ान भरते ही गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। खास बात यह है कि ये कोई पहला हादसा नहीं था। बीते 3 सालों में केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश के 6 मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके कंपनियां लापरवाही बरतने से नहीं चूक रही। हादसों की वजह खराब मौसम, तकनीकी खामी और गाइडलाइनों की अनदेखी बताई जाती है। इसलिए राज्य में सभी हेलीकॉप्टर सेवाएं फिलहाल 16 जून तक बंद कर दी गई हैं। नई सख्त एसओपी बनाने, पायलट की योग्यता सुनिश्चित करने और रियल टाइम मौसम जांच अनिवार्य करने के आदेश दिए गए हैं। हादसे की गहन जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई है। लेकिन जरा सोचिए, पहले ये सब क्यों नहीं किया गया? हम आपको हादसों के आंकड़े बताएंगे तो आप शायद अपना माथा पकड़ लेंगे। 7 जून 2025 5 यात्रियों को ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर की 7 जून 2025 को हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। 17 मई 2025 एक एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के कारण केदारनाथ में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। 8 मई 2025 उत्तरकाशी के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई। 16 अक्टूबर 2024 तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्तों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। 18 अक्टूबर 2022 केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पायलट सहित 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बता दें कि केदारनाथ में हिमालयन हेली, आर्यन एविएशन, ट्रांस भारत, हेरिटेज थम्बी, वीटी, क्रिस्टल एविएशन, ग्लोबल वेक्ट्रा जैसे कंपनी हेलीकॉप्टर सेवाएं देती हैं। मगर इन पर नजर क्यों नहीं रखी जाती, ये बड़ा सवाल है। और अगर नजर रखी जाती है तो लगातार ऐसे हादसे क्यों हैं? सोचिए, केदारनाथ के लिए रोजाना औसतन 215 उड़ानें भरी जाती हैं। वहीं अच्छे मौसम में 290 तक उड़ानें चलती हैं, मगर फिर भी 12 सालों में 38 मौतें हेलीकॉप्टर हादसों में हुई है। इसलिए अब जाकर डीजीसीए की नई गाइडलाइन सामने आई है। इसके तहत प्रति घंटे 2 उड़ानों की सीमा तय कर दी गई है। हेलीकॉप्टर में फ्यूल का वजन और टेम्परेचर देखकर ही यात्रियों को बैठाना होगा। हेलीकॉप्टर में अधिकतम 6 लोग बैठेंगे। 45 किलोग्राम फ्यूल भरा हुआ है तो कम यात्रियों को चढ़ने की अनुमति। हेलीकॉप्टर सेवा श्रद्धालुओं के लिए सहूलियत है, लेकिन लगातार हो रही घटनाएं ये सवाल खड़ा करती हैं कि क्या सुरक्षा से ज्यादा मुनाफा जरूरी हो गया है? केदारनाथ के आकाश में श्रद्धा के साथ साथ अब डर भी मंडराने लगा है। हर हादसे के बाद जांच, हर मौत के बाद आश्वासन, पर क्या कभी वाकई सुधार होगा? सरकार गाइडलाइन बना रही है, कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं
और श्रद्धालु अपनी जान की बाजी लगाकर दर्शन कर रहे हैं। अब वक्त है कि सवाल सिर्फ उठे नहीं, उनका जवाब भी मांगा जाए, क्योंकि पहाड़ों में टकराते ये हेलीकॉप्टर सिर्फ मशीनें नहीं गिरा रहे, बल्कि सिस्टम की लापरवाही की ऊंचाई को भी उजागर कर रहे हैं। श्रद्धा की उड़ान सुरक्षित हो, इससे कम पर समझौता नहीं होना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। एक छोटा सा द्वीपीय देश दो टुकड़ों में बटा हुआ, एक हिस्सा तुर्की के कब्जे में, दूसरा यूरोप के साथ खड़ा हुआ। इसी बटे हुए देश साइप्रस में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहाज उतरा तो दुनिया ने नजरें गड़ा दी। ये सिर्फ एक दौरा नहीं, तुर्की और पाकिस्तान की जोड़ी को सीधे चैलेंज करने वाली चाल थी। और इसी साइप्रस ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को नवाजा। यानी सम्मान सिर्फ पीएम मोदी को नहीं, भारत की बढ़ती ताकत को मिला। साइप्रस और भारत दोस्ती नहीं, अब रणनीतिक जोड़ी बन गई है और तुर्की को मिला है मुंह तोड़ जवाब। दरअसल तुर्की जो हर मंच पर कश्मीर की रट लगाता है, पाकिस्तान को गले लगाता है, अब उसी के पड़ोसी दुश्मन साइप्रस के साथ भारत कंधे से कंधा मिला रहा है। कहा जा सकता है कि भारत की शांति में लिपटी हुई सर्जिकल स्ट्राइक है। कैसे, चलिए बताते हैं। यूरोप की संसद में बैठा साइप्रस वो दरवाजा है जिससे भारत यूरोप की अर्थव्यवस्था में सीधा घुस सकता है। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म तीनों के लिए टॉप गेटवे है। कई भारतीय कंपनियों ने यहीं से यूरोप और वेस्ट एशिया में अपने बिजनेस फैलाए हैं। पीएम मोदी IMEC कॉरिडोर में साइप्रस को जोड़ने पहुंचे। ये एक ऐसा रास्ता है जो भारत को दुबई, सऊदी अरब होते हुए सीधे यूरोप से जोड़ेगा। साइप्रस के पास है वो समंदर जिसके नीचे छिपे हैं तेल और गैस के खजाने। भारत जो अब हर स्रोत को एक्सप्लोर कर रहा है, को यहाँ एक भरोसेमंद एनर्जी पार्टनर मिल सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस दौरे का असली मतलब क्या है। साइप्रस के साथ भारत को विकसित बनाना या तुर्की को सबक सिखाना। तो बता दें कि तुर्की ने जब जब पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत को चुभने वाली बातें की, भारत ने उन्हें सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन अब साइप्रस में कदम रखकर वो बता दिया कि जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, साझेदारियों से दिया जाएगा। ये दौरा भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच की सप्लाई चेन का मास्टर बनाने की दिशा में कदम है। यानी रणनीति सिर्फ सुरक्षा की नहीं, अब व्यापार की भी है। कुल मिलाकर ये भारत की वैश्विक शतरंज पर तुर्की पाकिस्तान की जोड़ी को मात देने वाली चाल है। देखा जाए तो जहां तुर्की ने पाकिस्तान को दोस्त चुना, वहीं भारत ने साइप्रस को रणनीतिक मोहरा बनाया। और ये मोहरा शह से पहले की चुपचाप चाल होती है, पर असर करती है सीधा मात तक। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे खबरें अब तक की अगली रिपोर्ट की ओर। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध तेज हो चुकी है और इसका असर दिल्ली की मंडियों से लेकर मुंबई की उड़ानों तक महसूस होने लगा है। इजराइल और ईरान के बीच की तनातनी अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। खासकर भारत जैसे देश के लिए जो पेट्रोल डीजल की बूंद बूंद के लिए विदेशी बाजारों पर निर्भर है। तेल की कीमतें बेकाबू घोड़े की तरह दौड़ रही हैं और अगर ये रेस यूं ही चलती रही तो आम भारतीय की जेब, कंपनियों का मुनाफा और सरकार की तिजोरी तीनों हिल जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ब्रेंट क्रूड तेल का भाव 7% से उछलकर $74 तक पहुंच गया। बाजार में डर का माहौल है, क्योंकि अगर तेल की सप्लाई लड़खड़ाई तो पूरी दुनिया को इसके झटके महसूस होंगे। अब भारत की हालत समझिए। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है और जब बाहर आग लगी हो तो घर तक धुआं पहुंचना तय है। दरअसल जब ग्लोबल प्राइस बढ़ते हैं तो तेल कंपनियां भी अपने दाम चढ़ा देती हैं। अगर सरकार ने कंपनियों को राहत नहीं दी तो ONGC और ऑयल इंडिया आम आदमी से उसकी जेब की राहत छीन लेगी। यानी पेट्रोल, डीजल, LPG सब कुछ आपकी कमर तोड़ सकता है। इतना ही नहीं, एयरलाइंस के लिए ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल का खर्च सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। जब कच्चा तेल महंगा होगा तो टिकट भी महंगे होंगे। पेंट कंपनियों को भी झेलनी पड़ सकती है मार। कई पेट्रोकेमिकल उत्पाद जैसे नेफ्था, इथेन, प्रोपेन आदि कच्चे तेल के डेरिवेटिव होते हैं। इनका उपयोग प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर और सॉल्वेंट्स बनाने में होता है। जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो इन उद्योगों की लागत भी बढ़ती है। इसलिए अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रही तो भारत को नीति स्तर पर
त्वरित फैसले लेने होंगे, चाहे वह आयात के स्रोतों में विविधता लाना हो, वैकल्पिक ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाना हो या फिर सब्सिडी का बोझ संतुलित करना हो। जहां आम आदमी को महंगाई का सीधा असर झेलना पड़ेगा, वहीं सरकार को अपने वित्तीय प्रबंधन की परीक्षा देनी होगी। इजराइल और ईरान की जंग अगर बढ़ती है तो उसका असर भारत की रसोई, कारखाने और खेतों तक महसूस होगा। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर करेंगे। अहमदाबाद हादसे के बाद एक बात मन में आती है। 8 अक्टूबर 2021 को जब रतन टाटा ने एयर इंडिया को फिर से टाटा परिवार में लौटाया तो उन्होंने कहा था, JRD टाटा इसे देखकर गर्व से भर जाते। एक सपना था कि देश की शान मानी जाने वाली एयर इंडिया को उसकी पुरानी ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए, जिसके बाद टाटा ने एयर इंडिया में बड़े बदलाव किए, पुराने बेड़े को नया रूप दिया, तकनीक सुधार किया, फ्लाइंग स्कूल खोले और 4 एयरलाइनों को मिलाकर 2 मजबूत स्तंभ खड़े किए। लेकिन 13 जून 2025 को AI-171 विमान हादसे ने इस सपने को झंझोड़ दिया। 260 से ज्यादा जिंदगियों के साथ इतिहास का सबसे काला दिन टाटा समूह के माथे पर दर्ज हो गया। कंपनी ने भी दुख जताया, मगर ये केवल दुख जताने का वक्त नहीं, जागने का भी है। हादसे ने वो आवाजें उभारी जिन्हें अब तक दबाया जाता रहा। पायलटों का डर, सुरक्षा की अनदेखी और सिस्टम की खामियां कब तक सही कही जाएंगी? अब वक्त है टाटा को फिर से साबित करने का कि वह न सिर्फ एयर इंडिया की विरासत को संभाल सकते हैं, बल्कि उसे भविष्य के लिए भी तैयार कर सकते हैं। रतन टाटा का सपना अभी जिंदा है, बस उसे अब चेतना की हवा चाहिए और जिम्मेदारी की ऊंची उड़ान। उसी के बाद लोगों का विश्वास दोबारा पक्का हो पाएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। नमस्कार।